सूचक के प्रकार, पहले जानो कि सूचक क्या होता है। सूचक उसे कहते हैं जिसके बदौलत, जिसके मदद से हम जान पाते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है या फिर वह विलयन क्षारीय है या फिर उदासीन है। अम्लीय है कि क्षारीय है, ये हम जानते हैं। जो हमें यह बताता है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे सूचक कहते हैं। सबसे पहले अभी तक जो आप पढ़े थे सूचक, उसमें आप पढ़े थे लिटमस के बारे में। क्या पढ़े थे? बहुत मोटा हो गया ना। उसमें आप क्या पढ़े थे? लिटमस के बारे में पढ़े थे, ठीक है। लेकिन आपको यह मालूम नहीं था कि यह लिटमस क्या होता है ना। यह पौधा में पाया जाता है। यह क्या कहाँ मिलता है? पौधा में। कहाँ मिलता है? पौधा में पाया जाता है। मतलब यह प्राकृतिक सूचक हुआ। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सूचक? सूचक कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है कृत्रिम सूचक, और एक होता है गंधीय सूचक। क्या होता है? गंधीय सूचक। एक वह जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, वो प्राकृतिक सूचक हुआ। आपको लिटमस पौधा में पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए वो जो है आपको प्राकृतिक सूचक हुआ। लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी देखे हैं? पत्ता गोभी लाल वाला, हम लोग को जो मिलता है ये उजला वाला है। लाल वाला पत्ता गोभी भी होता है, बंधा गोभी। लाल वाला देखा है? नहीं देखी है? तुम लोग बहुत चीज नहीं देखा। लाल वाला पत्ता गोभी होता है, लेकिन हम देखे हैं, खूब देखे हैं, ठीक है। एक है आपको हाइड्रेंजिया पौधा का फूल, हम नहीं देखे हैं इसको, ठीक है। नाम है पौधा का हाइड्रेंजिया, उसका फूल भी सूचक का काम करता है। उसके बाद हल्दी भी सूचक का काम करता है। हल्दी, हल्दी देखा है? वो देखा होगा, इसलिए देखा होगा क्योंकि हल्दी जो है आपको हल्दी जो है ये आपको हर घर में करीब करीब मिलता है, क्योंकि हल्दी कहाँ दिया जाता है? सब्जी में। और कहाँ दिया जाता है? दाल में, ठीक है। और कहाँ दिया जाता है? दूध में दिया जाता है ना। दूध में भी जब शरीर दर्द करे तो दूध में हल्दी मिला के पी लेने से शरीर का दर्द खत्म हो जाता है ना। है? हाँ, चलिए ठीक है। तो हल्दी भी। अब ये आपका जो है, ये था आपका प्राकृतिक सूचक, और ये किस प्रकार से सूचित करता है इसकी बात भी हम लोग आगे करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कृत्रिम सूचक के बारे में। किस बारे में? मतलब मानव निर्मित। ये रासायनिक पदार्थ होता है। ये क्या होता है? अच्छा, प्राकृतिक सूचक जो है ये क्या होता था? पौधा में पाया जाता था। और कृत्रिम कृत्रिम सूचक क्या होता है? रासायनिक पदार्थ। एक है मैथिल ऑरेंज, नाम याद रखिएगा। मैथिल ऑरेंज नाम याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? मैथिल ऑरेंज। और एक होता है फिनोल्फथेलिन। क्या होता है? फिनोल्फथेलिन। ये आपको कृत्रिम रसायन है। ये क्या है? कृत्रिम रसायन है। और गंधीय सूचक जो होता है, ये क्या होता है? क्षारक माध्यम में बदल जाती है। सॉरी, ये गंधीय सूचक जो होता है, ठीक है, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। मतलब कि प्याज और लौंग का तेल, यह भी सूचक है, लेकिन इसको गंधीय सूचक माना जाता है। काहे? जब यह अम्ल के साथ जाता है तो इसका गंध बदल जाता है। प्याज का गंध देखा है ना? गंध को लोग देखता है, सूंघा होगा। प्याज का गंध, गंध तो सूंघता है ना लोग रे। गंध देखने का चीज है, गंध तो सूंघने का ना चीज है। कहाँ रहते हो? चलो, है तो गंधीय सूचक जो है, यह क्या करता है?
अम्ल और या क्षार के साथ जाने के बाद अपना गंध बदल देता है। क्या करता है? अपना गंध बदल देता है। उसी से समझ में आती है कि जिसके साथ गया वो अम्ल है या फिर वो क्षार है। आइए हम लोग आगे भी चलेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक सूचक में आता है आपको लिटमस पेपर। क्या आता है? लिटमस पेपर। तनिक पानी है जो लिटमस पेपर क्या आता है? देखिए, लिटमस जो है अम्ल के साथ जाने पर, ये अम्ल है, ये क्या है? अम्ल है। देख लीजिएगा, ये अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है। ठीक है, और ये आपको क्षार है। ठीक, तो लिटमस अम्ल के साथ जब जाता है तो लाल हो जाता है, क्षार के साथ जाने पर नीला हो जाता है। अच्छा, लाल पत्ता गोभी अम्ल के साथ जाने पर लाल रहता है, क्षार के साथ जाने पर हरा हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, यह सब ऑब्जेक्टिव में आता है। ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को। ठीक है, हल्दी जो है कि अम्ल के साथ जाने पर कोई बदलाव इसमें नहीं होता है, लेकिन क्षार के साथ जाने पर यह लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? सामने देखिए, हाइड्रेंजिया का फूल का रस, हाइड्रेंजिया का फूल का रस अम्ल के साथ जाने पर नीला होता है और क्षार के साथ जाने पर गुलाबी होता है। क्या होता है? गुलाबी। क्षार के साथ जाने पर गुलाबी हो जाता है। फिनोल्फथेलिन जो है, यह आपको अम्ल के साथ जाने पर, फिनोल्फथेलिन ये आपका कृत्रिम सूचक है। ध्यान में रखिएगा, एक दो, ये आपका कृत्रिम सूचक है। फिनोल्फथेलिन जो है यह आपको अम्ल के साथ जाता है तो रंगहीन हो जाता है। ठीक है, क्षार के साथ जाने पर गुलाबी होता है। मैथिल ऑरेंज अम्ल के साथ जाने पर लाल होता है और क्षार के साथ जाने पर पीला होता है। प्याज जो है, प्याज का रस अम्ल के साथ जाने पर तीक्ष्ण गंध इसमें से निकलता है। किसमें से? प्याज के रस में से। लेकिन क्षार के साथ जाने पर कोई गंध नहीं निकलता। क्षार के साथ जाने पर कोई गंध नहीं निकलता। ठीक है। अच्छा, वेनिला, वेनिला तुम लोग जानते हो कि नहीं? वेनिला जो है यह आपको अम्ल के साथ जाने पर इसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, वेनिला मिलेगा कम। इस जो है आप केक दुकान में जाकर के बोलिएगा कि पेस्ट्री खिलाइए वेनिला फ्लेवर का। ठीक है, वेनिला फ्लेवर का पेस्ट्री जब खिलाएगा तो स्वाद उसका देख लेना, वैसा ही होता है गंध वेनिला का। ठीक है, तो पेस्ट्री आमतौर पर मिल जाता है लेकिन वेनिला जल्दी से मिलेगा नहीं, इसीलिए। ठीक है, वेनिला जो है ये आपको अम्ल के साथ कोई गंध, इसके गंध में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन क्षार के साथ इसके गंध में वेनिला का गंध खत्म हो जाता है। अम्ल के साथ जब जाता है तो वेनिला के गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब क्षार के साथ जाता है, क्षार के साथ जाता है तो वेनिला का गंध क्या होता है? वेनिला का गंध क्या होता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, लौंग तो देखा ही होगा। लौंग का तेल का जो है गंध अम्ल के साथ जाने पर सेम टू सेम रहता है, कोई बदलाव नहीं होता है, जबकि यह क्षार के साथ जाने पर इसका गंध ही खत्म हो जाता है। जैसे सर्दी में हम लोगों को कुछ मांगवे नहीं करता, सब गंध जो है समाने लगता है ना, सर्दी में। हाँ, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे तो मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं, फिर पढ़ाने में परेशानी नहीं होगी।
क्या हुआ? अब हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेगी तब क्या होगा। अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया कैसे होता है? क्षार के साथ अभिक्रिया। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है? धातु जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है? आपके बुक में मिलेगा अम्ल का रासायनिक गुण। अम्ल अम्ल तथा भस्म का गुण लिखा हुआ है आपके बुक में, ठीक है। तो गुण में तो 2-3 गुण आप पहले से ही जानते हैं। एक, यह अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में मीठा होता है। कैसा होता है? अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा, मीठा नहीं। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल तीव्र नाशक होता है और अम्ल लिटमस को लाल कर देता है। 3 गुण आप सीधा सीधा जान जाइए भौतिक गुण में, ठीक है। ये आपका भौतिक गुण होगा, आपके बुक में 3 गुण भौतिक गुण दिया हुआ है। एक, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा, अम्ल जो है यह तीव्र नाशक होता है। तो तीसरा, अम्ल लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। चौथा है आपका अम्ल तथा भस्म के साथ धातु की अभिक्रिया, वो हम अभी आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद आपको आएगा धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, वो भी हम आपको आगे देखते हैं। इसमें पीपीटी बना हुआ है कि नहीं? हाँ, वो भी हम इसमें आपको पढ़ा देंगे, नहीं भी होता तो पढ़ा देते, ठीक है। के बाद धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कैसे होती है, और उसके बाद अम्ल और भस्म की अभिक्रिया, क्षार की अभिक्रिया जल के साथ कैसे होती है, ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। और के बाद हम लोगों को लवण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे धातु के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। देखिए, बहुत सुंदर डायग्राम दिया हुआ है। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन, इतना याद रहेगा ना। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? लवण और हाइड्रोजन बनता है। अम्ल और क्षार जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब भी लवण और हाइड्रोजन बनता है। क्या कोई दिक्कत? अम्ल जब आपको धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है, यहाँ HCl प्लस जिंक आपको अम्ल दिया हुआ है ना, दिया हुआ। देखिए, ठीक है, यहाँ आपको अम्ल जो है वह आपको इससे अभिक्रिया कर रहा है, धातु से अभिक्रिया कर रहा है। तो अम्ल जब धातु से अभिक्रिया किया तो क्या बना? लवण बना, जिंक क्लोराइड। इस तरह का और बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, हम आपको दिखाते हैं लेके, ठीक है। मान लीजिए अम्ल जो है ये आपको अभिक्रिया करेगा, मान लीजिए कि सोडियम से अभिक्रिया करेगा। सोडियम धातु हो गया आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा, ठीक है। अम्ल जब आपको अम्ल जब आपको अम्ल जब आपको मान लीजिए कि पोटेशियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? KCl बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा, है ना। यदि अम्ल आपको HCl कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखिए, कोई विशेष बात इसमें नहीं है। जब भी कोई अम्ल किसी
धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अगर क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है ना, जैसे ये देखिए क्षार है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्षार होता है, ठीक है, ये सब क्या होता है? क्षार होता है। क्षार जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, तब भी लवण बनता है, तब भी क्या बनता है? लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ठीक है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, तो आपको अम्ल और क्षार का एक गुण यहां पर मिला है, ये कि जब कोई अम्ल किसी धातु से विक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, लवण बनता है और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब भी कोई क्षार किसी धातु से विक्रिया करता, सॉरी धातु से विक्रिया करता, तब भी लवण बनता है और इस अभिक्रिया में भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होता। उदाहरण आपको देने कहेगा, आप कोई भी अम्ल और कोई भी धातु को अभिक्रिया करवा करके आप लवण तथा हाइड्रोजन गैस निकाल दीजिए, ठीक है, हो जाएगा, इसमें कोई कहीं बड़ी बात नहीं है। अब हम लोगों को देखना है धातु का अन्य दूसरा गुण देखेंगे, अम्ल का, धातु का नहीं, अम्ल का दूसरा गुण देखेंगे। अच्छा, मालूम है एक और बात, यह बात तो पढ़ ली अभी, अब यह बात एक बार और पढ़ना, कब? जब धातु अधातु चैप्टर पढ़ेंगे 3 नंबर में, तब, ठीक है, तब हम धातु का गुण पढ़ेंगे, रासायनिक गुण, और तब उसमें भी पढ़ेंगे कि जब कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करती है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त, ठीक है। अब मेरा मानना है बहुत ज्यादा नहीं, 20-25, मात्र 20-25 रासायनिक यौगिक जो है, रासायनिक समीकरण जो है आपको 10th क्लास में महत्वपूर्ण है। 20-25 बहुत हो गया, एक ही चीज को जितना सारा चीज आप रासायनिक अभिक्रिया में पढ़े थे, 11 समीकरण पढ़े हैं ना, सारा चीज अम्ल क्षार में भी आएगा, धातु अधातु में भी आएगा, ठीक है। कार्बन तथा उसके यौगिक जो चौथा चैप्टर है वो थोड़ा सा भिन्न हो जाता है, आवर्त सारणी और भिन्न हो जाता है। इधर ये तीनों चैप्टर बहुत आसान है, सेम बात, बहुत सारी बात पढ़नी पड़ती है, ठीक है, बहुत सारी बात जो है सेम टू सेम पढ़नी पड़ती है, इसमें भी उसमें भी उसमें भी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तब क्या होगा, जब क्षार धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करना चाहेगा तब क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अम्ल जो है वह जब धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है। अम्ल जब धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है, और क्या बनेगा? जल बनेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना पड़ेगा, अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्षार जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तीसरी बात याद रखनी है कि जब अम्ल
धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। अच्छा, अम्ल जब धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तब भी लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। लेकिन क्षार धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता। तो आपको क्षार जो है वो आपको धातु के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, सॉरी, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। कौन कौन? क्षार धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। लेकिन जब अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, क्या क्या बनता है? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अम्ल जब अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा और अम्ल के साथ धातु के अम्ल के साथ जब धातु अभिक्रिया करेगा तो अम्ल, क्षार और धातु के साथ अम्ल जब अभिक्रिया करेगा, ठीक है, तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। अम्ल जब धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तब लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्षार धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है? नहीं करता। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कोई भी धातु का कार्बोनेट है, मान के चलिए यहाँ देले है, इसी को कहते हैं, फिर यहाँ एक बना लेंगे समीकरण। ठीक है, मान लीजिए एक है आपको H2SO4, क्या है? H2SO4। अब आप क्या करिए, इसको आप सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाइए, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाइए। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि अम्ल जब धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? तब आपको दिमाग में आएगा अरे लवण बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है। तुरंत आप क्या करिएगा, लवण बना दीजिएगा। ये आपका प्लस है, ई माइनस है, ई प्लस है, ई माइनस है। इसका प्लस वाला इसके माइनस वाला के साथ जाएगा, ये हो जाएगा आपका Na2SO4। ये आपका लवण बन गया। इसके बाद आपको जल बना लेना है, H2O। इसके बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड बना लेना है और आपको समीकरण बन गया। बोलिए, बहुत बहुत भारी है क्या? बहुत भारी है क्या? बहुत भारी नहीं, आसान ही है। बस थोड़ी थोड़ी बात याद रखनी होगी। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखनी होगी कि प्लस वाला कभी भी प्लस वाला के साथ नहीं जाएगा। ठीक है, ताकि विवाह जो है वह लड़का लड़का में नहीं होता है, लड़का लड़की में होता है, लड़की लड़का में होता है, पता है ना? तो प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा। भैया कभी भी प्लस वाला प्लस के साथ अभिक्रिया नहीं करता। एक बात यदि ये आप याद रखते हैं तो आपका समीकरण खुद ब खुद बन जाता। ठीक है, जब इसका प्लस वाला, जब इसका प्लस वाला कहा गया, इसका प्लस वाला इसका माइनस वाला के साथ जाएगा तो क्या होगा? NaSO4 होगा। यही ना, Na का संयोजकता 1 होता है, SO4 में जाएगा। SO4 का संयोजकता 2 होता है, Na में आएगा, हो गया Na2SO4। थोड़ी थोड़ी बात याद रखनी होगी। केमिस्ट्री भारी चीज नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में सही ढंग से बताने वाला हम लोगों को नहीं मिलता, इसलिए भारी लगता। भारी नहीं है। 3-4 बातों को यदि तुम मेरे विचार से कर लेते हो, संयोजकता को थोड़ा सा देख लेते हो, ठीक है, और उसके बाद संयोजकता पर आधा समीकरण बन गया। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस को थोड़ा सा देख लेना है, और उसके बाद इस तरह का जो नियम है, ठीक है, जब हम अम्ल पढ़ते हैं तो अम्ल में तो ढेर सारा नियम मिलता है ना, कि अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो ये होता है। तो जो होता है वो याद रखना पड़ता है, उसी के आधार पर समीकरण बनता है। अगर वो याद नहीं है, समीकरण नहीं बनेगा। समीकरण नहीं बनेगा तो फिर आपको केमिस्ट्री लगेगा भारी। क्या लगेगा? ठीक है,
अच्छा, यही अम्ल जब धातु के, यही अम्ल जब क्या करेगा, धातु के, ये तो कार्बोनेट से करवाए थे ना, अगर यही अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो वही बात होगी, Na2CO, माफ कीजिएगा, ठीक है, मान लीजिए H2SO4, इसको आप अभिक्रिया करवाइए NaHCO3 से, ये आपको बाइकार्बोनेट हो गया। तो सीधी सी बात है, ये आपका प्लस वाला है, ये आपका माइनस वाला, ठीक है, गलती हुआ है। ये है आपका प्लस वाला और उधर है माइनस वाला, तो प्लस वाला जो है माइनस वाला के साथ जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये हो जाएगा Na2SO4, फिर वही बात H2O और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी खत्म। क्या हुआ, थोड़ा घुसा लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, अगर अगर आप धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में से किसी को भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो कहने का मतलब यही हुआ कि लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्षार अभिक्रिया नहीं करेगा, क्षार अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का जांच हो सकता है, हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का जांच हो सकता है। अब सवाल यह है कि कैसे हो सकता है, ठीक, अभी हम ऊपर में छोड़े थे उसको, उसके पास ले चलते, ठीक है। इसका नाम है पॉप टेस्ट। क्या नाम है इसका, टॉप टेस्ट मत बोलना, पॉप टेस्ट। क्या नाम है इसका, पॉप टेस्ट, ठीक है, लॉलीपॉप भी मत बोल देना, पॉप टेस्ट, ठीक है। जिस नली में, परख नली में हाइड्रोजन गैस है, जिस परख नली में हाइड्रोजन गैस है, यदि आप उस परख नली के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो पॉप की ध्वनि आपको सुनाई देगी, पॉप पॉप, इस तरह से मोटा टाइप का ध्वनि जो है आपको सुनाई देगी वहां पर, ठीक है। अगर वैसा ध्वनि सुनाई देती है तो समझिए कि परख नली में हाइड्रोजन गैस है। आप तो हाइड्रोजन गैस पहले लिए न गए थे, किसी नली में कोई गैस है, मालूम नहीं है कि वह हाइड्रोजन है कि नहीं है, तब उस नली के पास यदि आप मोमबत्ती ले जाएंगे और पॉप की ध्वनि मोटा टाइप का आपको सुनाई दे तो समझिए कि उस नली के अंदर में हाइड्रोजन गैस है। क्या है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का जांच में देखिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के साथ प्रवाहित करने पर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कोई गैस है आपके पास, मालूम नहीं है कि कौन सा गैस है, अगर उस गैस को चूना वाला पानी जो होता है, चूने का पानी, ठीक है, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आपके पास यदि नहीं मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उस गैस को यदि चूने का पानी जो होता है, जो इसमें चूना की मात्रा हो, चूना पानी, ठीक है, उस पर यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप प्रवाहित करिएगा तो वह पानी जो है क्या हो जाएगा, जितना उजला पहले से है उससे ज्यादा उजला दूधिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चूना पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करने के बाद चूना पानी दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है, हाँ, चलिए, तो अब हो गया आपको, अम्ल को हमने धातु के साथ अभिक्रिया करवा दिया, अम्ल को हमने धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवा दिया, अब हम अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया करवा, किसके साथ, अब ये वाला भी रासायनिक अभिक्रिया आप पढ़ चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया में यह बात भी पढ़ चुके हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया में, उदासीनीकरण अभिक्रिया में हम लोग पढ़े थे कि जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो अम्ल क्या होता है,
उसकी अम्लता खत्म हो जाती है, क्षार की क्षारीयता खत्म हो जाती है, वह उदासीन हो जाता है और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसका नाम होता है लवण। क्या नाम होता है? लवण। क्या नाम होता है? लवण। तो जब अम्ल और क्षार की विक्रिया होगी तो लवण तथा जल बनेगा। क्या बनेगा? लवण नहीं, क्या शादी बना, वो लगन बोला था है? नहीं बोले थे? अच्छा कोई बात नहीं, लगन में लवण। क्या? लवण। क्या? लवण। ठीक है। तो जब अम्ल और क्षार के साथ अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करती है तो अम्ल की अम्लता नष्ट हो जाती है, क्षार की क्षारीयता नष्ट हो जाती है और इस प्रकार से एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम लवण कहते हैं। लवण बिल्कुल उदासीन होता है। इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार दोनों ही उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा बात है कि जब प्रबल अम्ल, परबल नहीं रे, परबल नहीं, परबल नहीं रे, प्रबल, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार अभिक्रिया करेगा तो लवण जो होगा वह अम्लीय लवण होगा। क्या होगा? अम्ल जब प्रबल होगा, क्षार दुर्बल होगा, तब लवण जो बनेगा वो प्रबल अम्लीय लवण होगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय लवण। ठीक है, अम्लीय। कोई कोई जान जान के परवल बोल रहा है, कोई कोई जान जान के परवल बोल रहा है, हम सुन लेते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल जब एक दूसरे से अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो अम्लीय लवण बनता है। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार अभिक्रिया करेगा तो क्षारीय लवण बनेगा। ठीक है, कहेगी प्रबल क्षार है इसीलिए। प्रबल अम्ल अब प्रबल क्षार अभिक्रिया करेगा तब उदासीन लवण होगा। ठीक है, हाँ। और दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार अभिक्रिया करेगा तब भी उदासीन लवण होता है। ठीक है, मतलब अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करेगा तो उदासीन हो जाएगा, अम्ल और क्षार दोनों, और एक नया पदार्थ बनेगा अम्ल, लवण। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक बात है कि मजबूत, मजबूत ने मजबूत, हाँ, मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार अभिक्रिया करेगा तब जब लवण होगा तब वह उदासीन लवण, वह अम्लीय लवण होगा। मजबूत अम्ल कमजोर क्षार अभिक्रिया करेगा तब, कमजोर अम्ल मजबूत क्षार अभिक्रिया करेगा तब वह लवण उदासीन नहीं होगा, क्षारीय लवण बनेगा। हाँ, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार अभिक्रिया करेगा तब उदासीन लवण बनेगा। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार अभिक्रिया करेगा तब उदासीन लवण। ठीक है, जल हमेशा बनेगा। जब भी कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करेगा तो जल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ठीक है ना। ऐसे भी तभी से जितना सारा गुण हम लोग अम्ल का पढ़े हैं, सारे गुण में केवल एक गुण पढ़े थे जिसमें जल नहीं आया था, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया में। जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया किया तो लवण और हाइड्रोजन गैस बना था, बाकी सब में जल बन रहा है तभी से, है ना। चलिए, चैप्टर आपको निकल रहा है, ठीक, और मेरे अंदाज से अब हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे इसलिए नहीं बढ़ना चाहिए कि एक ही दिन में जब ज्यादा चीज करिएगा तब भूल जाइएगा, निकल जाएगा दिमाग से। ठीक है, इसीलिए अब हम इस क्लास